अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका आज फर्स्ट लेक्चर है। इसको हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। आपको सीरीज ऑफ लेक्चर जो है वो अकाउंटिंग के आज से मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, MBA और क्लास 1 11 स्टूडेंट, क्लास 12 स्टूडेंट जो है हमारे इंडिया से देखने वाले दोस्त हैं, वो सारे लेक्चर्स को आपको सोल्यूशन जो है वो हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन जो है वो हर नई आने वाली वीडियो के मिलते रहें और लेक्चर को इसी तरह से देखते रहें और अपना प्यार जो है वो हमें देते रहें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग है क्या। उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस को वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, अकाउंटिंग होती क्या और हम क्यों इसको कर रहे हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है, क्या फंक्शंस हो सकते हैं इसके, क्यों हम इस अकाउंटिंग को यूज करते हैं। चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेम भी हमें बता रहा है कि काउंट करना, किसी भी चीज को अकाउंट करना, उसको अपने खाते में लेकर आना, उसको लिखना, उसको समझना, उसको जो है उसकी काउंटिंग करना किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी डेटा आपके पास है वो किसी भी तरह का हो सकता है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, कोई इवेंट हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन हुई, आपने कोई चीज़ सेल की, आपने कोई चीज़ परचेज की, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। वो हमारे पास डाटा होता है इकरार फॉर्म में, उसको फिर हमने कन्वर्ट करना डिफरेंट फेजेस के अंदर और फिर वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब ये हमारे पास डाटा है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। जो डेटा आपने रिकॉर्ड किया उसको क्लासिफाई करना है। ये देखना है कि वो सेल हुई, वो परचेज हुई, वो पे किया आपने, वो रिसीव किया, क्या काम हुआ उस डेटा के साथ, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। नेक्स्ट चलते हैं, एनालिसिस ऑफ समराइज डेटा। उसके एनालाइज करना है, उसमें जो आपके पास डेटा आया, ये वाला जो क्लासिफाई करने का, उसको समराइज कर देना है, एक समरी बना देनी है जिसको देखने से ये समझ आ जाए कि भाई इस पूरे सेक्टर के अंदर, इस पूरे इवेंट के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस, कितनी चीजें जो हैं वो इस सेल्स से रिलेटेड हैं, परचेज से रिलेटेड हैं, कैश से रिलेटेड हैं। उसको हम क्या कहते हैं, समराइज कर देना, एक समरी बना देना बेसिकली, इससे एक नजर देखने से आपको क्लैरिटी हो जाए कि भाई इसके अंदर क्या काम किया गया। फिर हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। अब समराइज करने के बाद हम उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, ताकि उसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ताकि जो लोग हमारे साथ अटैच हैं वो उसको देख सकें, उसको इंटरप्रेट कर सकें, उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर सकें कि भाई इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं और क्या नतीजा निकला। तो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डेटा, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स। हम इसको ये कह सकते हैं। अब तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को सिस्टमाइज तरीके से रखने का नाम जो है वो अकाउंटिंग है। अब देखें, आप एक सेल परचेज करते हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप उस शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर होने के बाद आप कुछ चीज़ें परचेज भी कर रहे हैं, कुछ सेल भी कर रहे हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान आपका अगर रिकॉर्ड सही नहीं है, कुछ परचेजेस की भी बीच में एंट्रियां, सेल्स की भी, तो उसको सिस्टमैटिकली एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेना ताकि भूले ना, रिकॉर्ड रहे आपके पास। उसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, इसलिए हम अकाउंटिंग को करते हैं। देन नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल जो पोजीशन है आपकी, आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने कितनी सेल की है, मैंने कितनी परचेज की है, मैंने कैश कितना रिसीव किया है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे रेवेन्यू कितने हैं। इस चीज़ को हम देखने के लिए हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब द लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है बेसिकली कि आपके पास रेडीली कैश कितना अवेलेबल है, आपकी पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, आपके पास कोई कैश भी अवेलेबल है या सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आप उसको पे भी कर सकते हो कि नहीं। तो उसको भी हमें पता चल जाता है जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। तो फिर है टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टी। बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी अकाउंटिंग? अब जब प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, ईच एंड एवरीथिंग का, रेवेन्यू का रिकॉर्ड होगा, सेल्स का रिकॉर्ड होगा, हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, आपके एसेट्स का होगा, आपके लायबिलिटीज का होगा, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास उस बिजनेस की प्रॉपर्टी को प्रॉपरली सेव किया जा सकता है, उसको कोई वायोलेट नहीं कर सकता, उसके रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रोसीजर्स को फॉलो करके जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपका जो प्रॉपर सिस्टम जो है वो बेहतरीन रहता है। ठीक है, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टी।
फैसिलिटेट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपके पास डाटा होता है, एक समराइज फॉर्म में डाटा होता है जिससे आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है और आपको कहां मूव करना चाहिए। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर एक एविडेंस, जब आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा और उसको अगर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है किसी लीगल केस के अंदर तो आप उसको अपने कोर्ट को शो करवा के उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एम्बेजलमेंट्स। अच्छा, अब ये जो अकाउंटिंग है ये एम्बेजलमेंट, जितने भी घपले होते हैं बिजनेसेस के अंदर, जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उसको भी चेकआउट करता है, उसको भी आइडेंटिफाई कर देता है कि भाई ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ रिकॉर्ड में इतना बैलेंस आना चाहिए था, इतना आया है, जब प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं तो एम्बेजलमेंट्स का जो रिकॉर्ड है उसको भी हम ये अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, उसको भी ये सॉर्ट आउट करती है। होप सो आपको यहाँ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव तक समझ आ गई होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, जो रिकॉर्ड होता है, बुक्स को कीप करना, जो रिकॉर्ड आपके पास होगा उसको रखना, उसको महफूज रखना। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड रखना जो है वो बुक कीपिंग कहलाता है। बेसिकली रिकॉर्ड कौन सा? ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, जो भी हो रही होंगी, सेल्स की, परचेज की, एक्सपेंस की, रेवेन्यू की, उनको रिकॉर्ड रखना इन मनी और मॉनिटरी टर्म। मॉनिटरी टर्म्स के अंदर जो पैसे की सूरत में होंगी, जो मनी की सूरत में होंगी, उसके अलावा इसमें वो कोई चीज़ नहीं आ सकती जो मनी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में मॉनिटरी टर्म में ही हर चीज़ को एवेलुएट कर रहे होते हैं। तो बुक कीपिंग जो एक आर्ट होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे हमारे पास, अच्छा अगर मैं इसके बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपके पास जो है वो रिकॉर्ड किस हद तक मेंटेन पड़ा है, प्रोटेक्शन ऑफ रिकॉर्ड हो रही होती है क्योंकि हर चीज़ आपके पास स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो वो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टू वूम यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। इस इंफॉर्मेशन को कौन यूज कर सकता है अकाउंटिंग की, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ऑनर, एक तो जो बंदा है जिसने वो स्टार्ट किया उसके लिए बड़ा जानना जरूरी है कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्यूरियोसिटी होती है उसको कि अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों पैसा लगा रहा हूँ, उसको जानना बड़ा जरूरी है उसके लिए इस इंफॉर्मेशन को। मैनेजमेंट में पैसा लगाया, मैनेजमेंट जो है वो रोल प्ले कर रही है, अब उसको आपके मैटर से गर्ज है, उसको अपने प्रॉफिट से गर्ज है, उसको एम्प्लॉयज से गर्ज है, तो मैनेजमेंट जितनी भी उस काम को कर रही है उसके लिए उस इन्फॉर्मेशन को जानना बड़ा जरूरी है कि हमारी पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स, इन लोगों से हम उधार चीज़ें ले रहे होते हैं, इन्होंने हमें उधार पे चीज़ें दी हैं, सेल परचेज कर रहे हैं हमारे साथ, तो इन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कंपनी काम कर रही है इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसा है, आइदर ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही। इसको अगर हम उधार पे चीज़ें देते हैं तो क्या ये हमारा डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, पैसा डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं हम चले जाएंगे। तो ये क्रेडिटर्स के लिए उस इन्फॉर्मेशन को जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज करना है आपसे, ठीक है, वेल्थ पे टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे काम जो है वो गवर्नमेंट ने करने हैं। तो अब गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की शो होगी, तो तभी वो ये काम कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन जानना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर हमारे पास इन्वेस्टर, इन्होंने इन्वेस्ट करना है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्यूरियस हैं कि भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल, इसमें इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं, इसलिए ये उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसकी इंटरप्रिटेशंस को ये देखते हैं। फिर हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, इनको बोनस चाहिए, ठीक है, इनको अपनी जॉब सिक्योर चाहिए, बोनस चाहिए, इसलिए ये क्यूरियस रहते हैं कि भाई कंपनी की जो पोजीशन है वो किस तरह से है। फिर रिसर्चर्स हैं और लैंडर्स, अब ये रिसर्चर्स हैं, इनको भी ये डिफरेंट पर्सन जो अप्रोच करते हैं इनको पूछते हैं कि भाई ये वाली कंपनी है, रिसर्च एजेंसी जिस तरह से होती हैं कि भाई ये कंपनी है, इसकी पोजीशन क्या है, तो उसके उस वजह से ये भी लोग इन्फॉर्म्ड रहते हैं ताकि कोई ना कोई R&D जो डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इस बात को जो है वो बड़ा ही स्पेसिफिकली देख रहा होता है कि कोई नई चीज़ लॉन्च करनी है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके अबाउट ले रहा होता है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्चर्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैंडर्स, इनसे आपने पैसे लिए होते हैं, बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो पैसे वगैरह लेते हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि भाई ये कंपनी बाद में पे भी कर सकती है हमें या नहीं पे कर सकती। होप सो आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग साइकिल। एक अकाउंटिंग साइकिल है
उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सब स्टेप्स को हमने 1 बाय 1 चैप्टर में कवर करना है। जस्ट ये आपको थोड़ा सा हाउ नाउ देने के लिए बताने लगा हूं। सबसे पहले जर्नलाइजिंग होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नलाइजिंग में, ठीक है, जर्नल के अंदर। फिर हमारा है पोस्टिंग, इसको पोस्टिंग को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक डाटा होगा उसको हमने डिफरेंट हेड्स के अंदर, सेल के हेड के अंदर जितनी भी जर्नलाइजिंग एंट्रीज होंगी उसको हम डाल देंगे, कैश वाली में कैश की, तो क्लासिफाई कर देंगे उसको हम कि भाई हमारे पास ये प्रॉपर डिटेल्ड रिकॉर्ड हमारे पास इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आया है। फिर उसकी बैलेंसिंग हम कर लेते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर दोनों सिस्टम्स को हम इक्वलाइज करके देखते हैं, अपने एसेट्स को अपनी लायबिलिटीज और कैपिटल के साथ जो है वो कंपेयर करके देखते हैं इक्वल है हमारा सिस्टम, इक्वल आ रहा है या नहीं। कीप इन वन थिंग इन योर माइंड कि जो ट्रायल बैलेंस होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काउंट नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह आती हैं, ये नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस उसके अंदर। फिर हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम अपने प्रॉफिट और लॉस को शो करवाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम कहते हैं। इसमें हमारी सेल्स होती है, रेवेन्यू होती है, हमारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और जो पोजीशन स्टेटमेंट होती है इसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसमें हम जो है वो अपनी एसेट्स को, लायबिलिटीज को और कैपिटल इक्विटी को, ऑनर्स इक्विटी को जो है वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द नंबर 2 इज द पार्टनरशिप एंड द नंबर 3 इज कॉर्पोरेशन। इसका जो है वो सेकंड लेक्चर है जो हमने डिस्कस किया हुआ है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसको जाके वहां से इन डिटेल आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन को पढ़ सकते हैं। इसमें एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो इसको इन डिटेल आप इसके प्रोज एंड कॉन जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के आप पढ़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। अकाउंटिंग के फंक्शंस कौन से हैं? सबसे पहला है रिकॉर्ड कीपिंग, इसको हम प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जब भी अकाउंटिंग का जिक्र होगा तो इसका मतलब यह है कि वो रिकॉर्ड को कीप करेगा, रिकॉर्ड रखेगा। सबसे पहले रिकॉर्ड को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम ही हमारा अकाउंटिंग है। तो रिकॉर्ड कीपिंग होती है सबसे पहले, ठीक है। फिर है मैनेजेरियल फंक्शन, इसको हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। इस मैनेजेरियल फंक्शन के अंदर जितने भी काम होंगे, जितने भी डाटा होगा उसको समराइज करके, एनालाइज करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आइदर हमें अब कौन सा एक्शन लेना है, अब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। दैट इज कॉल्ड द मैनेजेरियल फंक्शन। फिर हमारे पास है लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसको हम ऑडिटिंग भी कहते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एविडेंस इन कोर्ट है हमारे पास, वो जो डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, हम कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको बड़ा काम आती है कि जब आपको आपका इनवॉइसेस को चेक करवाना है, सेल्स, आप जब इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ होते हैं तो आप ये अपनी जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड रखते हैं और कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी आके आपको चेक करती है आपके रिकॉर्ड को, वो उसको एनालाइज करते हैं। तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये देखा जाता है। तो अकाउंटिंग एक फंक्शन सर्व करती है जो कि है लीगल रिक्वायरमेंट्स का हमारा, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अपने पास सेव रखते हैं। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब जो भी डाटा हमारे पास होगा, जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, इसको हमने कम्युनिकेट करना होता है। किसको करना होता है? जनरल पब्लिक को, या ये जो लोग हमने यहाँ पे लिखे हैं इन सबको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं। फिर हम एक और भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में एक आ जाता है। वो किस तरह से करेगा कि जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल होगी उसका जब प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, उसकी रेवेन्यू का, सेल्स का, उसके एसेट्स का, तो कोई भी पर्सन जो है वो क्लेम नहीं कर सकेगा और आप जब चाहें उसको जो है वो उस पर क्लेम कर सकते हैं। उसको आपको एज एविडेंस ऑफ कोर्ट भी पेश होता है। प्रॉपर एक रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर डिफाइन कर दिया जाता है जिससे बाहर काम नहीं होता। तो जब उससे बाहर सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा तो आपके पास ये जो अकाउंटिंग है ये फंक्शन सर्व करेगा, तो आपका डाटा और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेव रहेगी बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में 2 तरह की टाइप्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। एक है कैश बेस्ड और दूसरी है अक्रूवल बेस्ड। अब ये कैश बेस्ड का क्या मतलब, बड़े गौर से समझना है आपने यहाँ पे कि जब भी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस होगी इसका मतलब ये है कि जब आप पैसा आपके पास आएगा या पे करोगे तब रिकॉर्डिंग आपने करनी है उस डाटा की, ट्रांजैक्शन की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चेकबुक है,
आपने किसी को पे कर दिया, पैसे पेड किए, ठीक है, तो आपने उस पेमेंट को तब आपने रिकॉर्ड, उस ट्रांजैक्शन को आपने तब रिकॉर्ड करना है। और अगर आपने किसी ने आपको चेक दिया, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, तो आपने उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, कि भाई इस डेट को मेरे पास ये रिसीविंग्स आई है। ये होगी कैश बेस्ड, जब आपके पास कैश आया तब रिकॉर्डिंग होगी उसकी। ऑन द अदर हैंड अक्रूवल बेस्ड, अक्रूवल बेस्ड का मतलब ये है कि जब ट्रांजैक्शन हैपन होगी, जब भी ट्रांजैक्शन होगी उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, चाहे वो बाद में उसकी पेमेंट आपको रिसीव होनी हो या आपने उसको पे करना हो। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि कैश जब आपको रिसीव हुआ तब, और ये जब ट्रांजैक्शन हैपन हुई उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाएगी। कैश बाद में आपको रिसीव हो या पे करो तब आप जाके इसमें डीलिंग कर सकते हो। तो अक्रूवल बेस में हमारा सिस्टम ये है कि जैसे कि आज आपने जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है कि आपने रेंट पे कर दिया, ठीक है, लेकिन वो, या फिर आप ये कह लें कि आपने कुछ गुड्स जो हैं वो सेल कर दी हैं, पैसे आपको 2 माह बाद मिलने हैं, तो रिकॉर्ड आप आज की डेट पे करेंगे क्योंकि अक्रूवल बेस्ड है, उधार पे आपको जो है वो चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये दोनों का, कैश और अक्रूवल बेस्ड का डिफरेंस है हमारे पास। लास्ट है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंट अकाउंटिंग की ब्रांचेज आ जाती है। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, मैं थोड़ा इनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये जो मेनली कंसर्न होती है जितने भी फाइनेंस या बेसिक डाटा को रिकॉर्ड करना, या मेनली बेसिक चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, या बेसिक हैपनिंग होने के लिए अकाउंटिंग के डाटा को सिंपलेस्ट वे में रिकॉर्ड करना, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी कॉस्ट पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कट डाउन करना होता है, कम करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। उस वक्त ये कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ की जाती है अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने के लिए। प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ जो है वो आपकी जो अप्लाइड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आ रही होगी या आपने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट की होगी, उस पे आपने जो है वो इसको एक्ट करना होता है और अपनी कॉस्ट को कट डाउन करना होता है। फिर मैनेजेरियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल अकाउंटिंग का मतलब ये है कि ये इस चीज़ से कंसर्न होती है कि आपके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से कोई बेस्ट, अमंगस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आपने चूज करना है जो आपको जो है वो बेस्ट रिटर्न्स देगा और जो है वो बेस्ट आपको जो है वो प्रॉफिटेबल आपके लिए साबित होगा। फिर है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपने टैक्सेस को इम्पोज करना, आपने बजट बनाने, आपने वेल्थ टैक्स लगाना, आपने जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये गवर्नमेंट के लिए ये गवर्नमेंट ऑडिटिंग यूज़ की जाती है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग यूज़ की जाती है बेसिकली, ठीक है। और फिर है हमारे पास, इसको हम अप्लाइड अकाउंटिंग भी कहते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग को हम अप्लाइड अकाउंटिंग भी बोलेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट, जो स्टेट आपकी गवर्नमेंट यूज़ करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूज़ करती है, उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है यूज़ की जाती है टैक्सेस को, बजट्स को, एक्सपेंडिचर्स को बनाने के लिए। फिर हमारे पास है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आप जो है इसको यूज़ करते हैं। ऑडिटिंग में एट द एंड आप जो है वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं, उसमें उसका चेक एंड बैलेंस किया जाता है कि भाई ये जो रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है ये एक्चुअली ठीक है, इसी तरह से है, या इसमें कोई ना कोई एम्बेजलमेंट्स हैं, कोई फ्रॉड है या किस तरह, उसके लिए हम ऑडिटिंग को यूज़ करते हैं। तो ये ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है जिसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ये तो उसके नाम मैंने आपको बताए हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट पे जाएंगे, फिर मैनेजेरियल, फिर इसी तरह से हम जो है वो डिफरेंट ब्रांचेज को सब्जेक्ट वाइज जो है वो हम कवर करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम है और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम है। दो तरह से अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो पहले जो हम सिस्टम यूज करते थे उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते थे, ये प्रीवियस सिस्टम था। इस सिस्टम के साथ हम पहले अपनी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया करते। ये आउटडेटेड सिस्टम है, ये इसको छोटे यूजर इस्तेमाल करते थे। फिर जैसे इनोवेशंस आई, हमें पता चला अकाउंटिंग थोड़ी सी ब्रॉड हुई, सिस्टमैटिक काम हुआ, तो हमने फिर डबल एंट्री सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया। आइए इसके डिफरेंस को देखते हैं कि इसमें रीजन क्या है कि हमने क्यों इसको रिमूव किया। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर होता क्या है कि आप एक एस्पेक्ट से अकाउंटिंग के, जैसे कि ट्रांजैक्शन हुई, ही सोल्ड द बुक्स फॉर कैश, ठीक है, तो आप बुक्स सेल कर दी गई हैं फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर सिर्फ हम एक एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते थे, या तो हम कैश को या फिर हम सेल्स को रिकॉर्ड करते थे। तो हम कैश को रिकॉर्ड करते थे, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता था, तो जो बैलेंस था वो इक्वलाइज नहीं हो पाता था, हमें पता नहीं चलता था कि बेसिकली अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन कहाँ से हैपन हुई है। तो हम, ये आउटडेटेड सिस्टम था, इसके कुछ फंक्शन थे, इस वजह से हमने इसको स्किप कर दिया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या हुआ, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता था।
मेंटेन ओनली कैश बुक, सिर्फ ये कैश बुक को मेंटेन करता था, आपकी कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता था, या पर्सनल अकाउंट्स में जो हैपनिंग हो रही होती है, जो डेटर का अकाउंट था या फिर क्रेडिटर का था, ठीक है, इन दो अकाउंट्स को वो रिकॉर्ड कर लेता था, पर्सनल अकाउंट्स को, कैश को सिर्फ रिकॉर्ड करता था। इस वजह से ये आउटडेटेड था, हमें पता ही नहीं चलता था एट द एंड रिजल्ट्स क्या हैं, हम किस पोजीशन में, तो इस वजह से हमने इसको खत्म कर दिया। नो प्रोफेशनल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं था, आप सिंपली आपने अपने कैश की चीज को रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल इज दैट। फिर स्मार्ट ट्रेडर्स यूज दिस सिस्टम, इसको स्मार्ट ट्रेड जैसे कि शॉपकीपर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो इसको ज्यादा यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? उन्होंने अपने कैश पे चीज बेची, कितना कैश आया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोट कर लिया, सिंपल इज दैट। एट द एंड उनको पता नहीं होता था, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑडिट एंड टैक्स अथॉरिटीज, ये टैक्स अथॉरिटीज और जो है हमारे पास ऑडिट अथॉरिटीज, ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती थी इस सिस्टम को। डज नॉट इंडिकेट द ट्रू अर्निंग एंड फाइनेंशियल पोजिशन, ये फाइनेंशियल जो पोजीशन थी या ये ट्रू अर्निंग थी, हमने कितना पैसा अर्न किया, हमारी पोजीशन क्या है, उसको ये डिपिक्ट नहीं कर पाता था, ये उसको एनालिसिस नहीं कर पाता था सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, इसलिए ये आउटडेटेड सिस्टम था। अब हम आ चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम पे, ठीक है। तो अभी हम डबल एंट्री सिस्टम को डिस्कस करते हैं। Every business transaction is having two-fold aspect of benefits giving and benefits receiving aspect। अब ये हम इस सिस्टम का क्या करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में कि हम दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। दो एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई चीज सेल की है तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, हम कैश पे सेल किया तो हम कैश को भी रिकॉर्ड करेंगे। मींस टू से दैट कि अगर एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एक एसेट डिक्रीज भी हो रहा है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ अभी अंडरस्टैंड करें एसेट लायबिलिटीज, इसको हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था कि हम टू एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते थे, जैसे कि कैश आपके पास आया और आपने अगर बुक सेल की है तो वो सेल आपकी आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों एस्पेक्ट की इक्वल अमाउंट के साथ जब हम रिकॉर्ड करते थे, डेबिट क्रेडिट करते थे, तो उसको हम क्या कहते थे कि हमने डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया। और ये एक यूजफुल मेथड है, इसकी जितनी भी ये सारी डिमेरिट्स थी, ये इसकी सारी की सारी वो मेरिट्स बन गई, इसके एडवांटेजेस बन गए। तो टू अकाउंट्स विद इक्वल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, जिनका डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल होगा, जितनी अमाउंट से अप होगा उतनी से ही वो डाउन होगा, ठीक है। अगर आपने पैसे पे किए हैं, किसी चीज के पे किए हैं, तो वो एक अप हो रहा और एक अकाउंट आपका डाउन हो रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि इसके लिए तो कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं चाहिए था, सिंपलेस्ट मेथड था। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल नॉलेज भी चाहिए और एक इसके प्रॉपर स्टेप्स भी थे। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ जर्नल करते थे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, उसके टू एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते थे। देन हम फिर उसको क्लासीफाई करते थे, उसको प्रिपरेशन ऑफ लेजर जिसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हमने क्या करते थे इसमें कि हर हेड के अंदर, जैसे कि कैश की 10 एंट्रीज हैं, कैश, ठीक है, तो इसकी 10 एंट्रीज आई हैं, तो हमने कैश का एक हेड बना के उसके अंदर सारी कैश की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेते थे। तो ये प्रिपरेशन ऑफ लेजर था, इन डिटेल हम उसको डिस्कस करते थे। फिर ट्रायल बैलेंस, अब फिर हम जो डेबिट बैलेंस थे उसको और जो क्रेडिट बैलेंस थे उन दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, तो वो ट्रायल बैलेंस आ जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फिर उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह उसकी बना लेते हैं। तो ये एक प्रॉपर स्टेप्स के साथ चलता है। इसमें ये स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि पहले जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, फिर लेजर में पोस्ट करें, फिर उसको ट्रायल बैलेंस बनाएं और फिर उसकी फाइनल एंट्रीज को, जो फाइनल ट्रांजैक्शंस को बनाएं। तो ये प्रॉपर स्टेप्स थे, इसको करने के लिए प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए था, प्रोफेशनल नॉलेज भी चाहिए। तो ये हम इस अकाउंटिंग सिस्टम को अब यूज करते हैं। तो आज की जो वीडियो थी ये पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन का। इसका नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में हम इसके अकाउंटिंग के गैप प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कवर हो गया। आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।